महाराष्ट्र के सियासी घमासान की बात हम सबसे पहले करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र के सियासी तमाशे का एक चैप्टर तो खत्म हो गया, दूसरा आज खत्म होना है। गुवाहाटी के बाद गोवा में डेरा डालकर बैठे विधायक आज मुंबई लौटने वाले हैं और अब आगे स्पीकर का चुनाव और शिंदे सरकार का विश्वास मत है। और इस बीच उद्धव ठाकरे ने शिंदे को शिवसेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन इस बीच सामना के जरिए भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस पर तंज भी कस दिया है मुखपत्र सामना के जरिए। जी हां, कहते हैं कि जिनको सीएम बनना था वो डिप्टी सीएम बन गए, मुख्यमंत्री बनने वाले बन गए हैं उप मुख्यमंत्री। सामना के जरिए अक्सर देखा जाता है कि शिवसेना तंज कसती है और खासकर भारतीय जनता पार्टी। और देखिए इस वक्त देवेंद्र फडणवीस पर भी ये तंज, छोटा मन बड़ा मन के नाम पर किस तरह का खेल 2.5 साल पहले क्यों नहीं दिखाया गया बड़ा मन। सामना में यह सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर, देवेंद्र फडणवीस पर। राजनीतिक ड्रामे के पीछे की महाशक्ति का पर्दाफाश हो गया है, यह कहना है सामना के जरिए शिवसेना का। तो शिवसेना के मुखपत्र सामना में भारतीय जनता पार्टी पर तंज। और ये 4 तस्वीरों को देखिए। गोवा में आखिरी रात किस तरह से जो समर्थक शिंदे खेमे के विधायक नाच गाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। शिवसेना से बाहर शिंदे हो चुके हैं और अयोध्या पहुंचे शिंदे समर्थक और आज स्पीकर का नामांकन भी होने वाला है। और चलिए अब जान लेते हैं कि सियासी अंकगणित महाराष्ट्र में क्या कुछ कहते हैं। नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ों पर और देखिए, आप देखिए कि महाराष्ट्र का नंबर गेम क्या है। तो सरकार बीजेपी के पास 106 विधायक मौजूद हैं। शिंदे खेमे की बात कर ले तो शिंदे गुट के पास 49 विधायक, बहुमत से 18 ज्यादा, कुल हो जाते हैं कितने 162 अगर दोनों नंबर्स को जोड़ लिया जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे खेमे के विधायकों को। और कुल सीट है 287 और बहुमत का आंकड़ा होता है 144, लेकिन कुल हो जाते हैं यहां पर 162, यानी कि 18 ज्यादा हो जाते हैं। और विपक्ष की बात कर लें तो देखिए शिवसेना के पास 16 विधायक मौजूद, एनसीपी के खेमे में 53 विधायक मौजूद, जबकि कांग्रेस की बात कर ले तो 44 हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं और अन्य को अगर मिला ले तो 12, और कुल संख्या जोड़ ले तो कितनी हो जाती है कुल 125। लेकिन 125 और 162 में बहुत ज्यादा डिफरेंस, यानी कि बहुमत इस खेमे के पास। और हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी का सौरभ वक्तानिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बड़ी सी स्क्रीन पर आप सभी दर्शकों को नजर भी आ रहे हैं। सौरभ, अंकगणित की बात हो रही है, लगातार हम देख पा रहे हैं कि अभी सियासी खेमा किस तरह से सियासी ड्रामेबाजी और बयानबाजी का दौर जारी है। सामना के जरिए भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को भी निशाने पर रखा गया और तंज कसा गया। पहले तो बता दीजिए कि सामना में क्या कुछ कहा गया और इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, सामना में लगातार एक तरीके से बीजेपी पर हमले होते ही रहे हैं जब से दोनों पार्टी अलग हुई है। और आज भी जो सामना में लिखा हुआ है वो कुछ और नहीं, जो कल उद्धव ठाकरे ने बोला था वही रिपीट किया है। उनका ये कहना है कि ये जो मास्टर स्ट्रोक की बात हो रही है, ऐसा कोई भी मास्टर स्ट्रोक नहीं है। डेप्यूटी सीएम का पद तो हम एकनाथ शिंदे को देने वाले थे, लेकिन वो सीएम बन गए। और जिसको सीएम का पद हम खुद बोल रहे थे देने के लिए, जो कि देवेंद्र फडणवीस है, और आज वो अपना पद घटाकर डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं। तो सामना में एक तरीके से ये कहा गया है कि कोई मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे नहीं खेला जा रहा है, सबको अपनी जगह दिखाई जा रही है, एक विश्वासघात किया हुआ है। और बीजेपी के जो टॉप कमांड है, टॉप ब्रास है दिल्ली में बैठकर, उसके पास सारी चाबियां हैं और वो सबको खिला रहे हैं। इस तरीके से बीजेपी पर तंज कसा है आज के सामना के एडिटोरियल में। इस पर बीजेपी की फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन लगातार इस तरीके के हमले हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जी सौरभ, और साथ ही नंबर गेम की अगर हम बात कर लें तो हालांकि शिंदे खेमा तो लगातार एकदम बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि भाई हमारे पास विधायकों की पूरी संख्या है और बहुमत से कहीं ज्यादा हमारे पास संख्या बल मौजूद है। लेकिन एक्चुअल अगर आंकड़े को हम देख लें, भारतीय जनता पार्टी, शिंदे खेमे और अन्य लोगों के, तो कितने ये विधायकों की संख्या पहुंचती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो 144 है। देखिए, जो मैजिकल फिगर जिस तरीके से आशुतोष आपने बताया 144 है, लेकिन 170 तक बीजेपी और शिंदे गुट के पास इतने विधायक है, और जो कि बहुमत के लिए बहुत काफी है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें क्या हो रही है, कहां पर बात अटकी हुई आशुतोष, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, डेप्यूटी स्पीकर जो एमवीए गवर्नमेंट का था वो तो अब रहेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हम इसके अंदर इंटरफियर नहीं करेंगे। जो भी सुनवाई है वो 11 जुलाई को होगी। अब बीजेपी के जो एमएलए है कोलाबा से, उन्होंने कल डेप्यूटी स्पीकर के लिए अपना
चलिए, इस पर आप नजर बनाकर रखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहे और हम एक बार गोवा का रुख कर लेते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, कल हम देखा कि किस तरह से शिंदे खेमे के जो समर्थक हैं, विधायक हैं, वो नाच गाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। आज क्या गतिविधियां गोवा से? नाच गाना लगातार जारी ही रहेगा और जब से देखिए गुवाहाटी में भी जश्न था, गोवा में भी जश्न है। हालांकि इस बीच जो मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी नेता, वो कल फिर एक बार देर रात यहां पर पहुंच गए। परसों भी आए थे, कल सुबह निकल गए, विधायकों से मुलाकात की, कल रात के 3 यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी इस समय बैठक बातचीत चल रही है। देखिए, उनको भी आखिर अपने विधायकों को जो उनके साथ आए हैं, कुछ उम्मीदें लेकर के ही आए होंगे, उनको भी खुश रखना है। किसे क्या मिलेगा, किसे क्या मिल सकता है, क्या संभावनाएं हैं, उन पर बातचीत होगी। स्पीकर का चुनाव होगा तो क्या रणनीति लेकर के जाएंगे। दूसरा फैक्शन जो है उद्धव ठाकरे का, वो जो है व्हिप की बात कर रहा है, कोर्ट में मामले हैं, इन सबको कैसे आखिर सुलटाएं, कैसे आखिर इससे निजात पाएं, उन पर चर्चा। और इसके साथ साथ आज खुद मुख्यमंत्री अपने तमाम विधायकों को लेकर के 12 से 1 के बीच में मुंबई के लिए रवाना होंगे। चूंकि कल से जब ये सत्र शुरू होगा, स्पीकर का चुनाव होना है जैसा कि सुनिश्चित है, तो जब संख्या बल है तो आज मुख्यमंत्री खुद अपने उन तमाम जितने विधायक यहाँ पर हैं निर्दलीय, उनको लेकर के यहाँ से मुंबई के लिए रवाना होंगे। लगभग 11 बजे बताया गया। दीपक केसरकर, हम यहाँ तो उनको एक छोटे से सवाल का एक संक्षिप्त जवाब भी दे दीजिए आशुतोष, क्योंकि एकनाथ शिंदे खेमा हमेशा दावा कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं, आज तक पर बात भी उन्होंने किया था कि 170 विधायकों की उनके पास संख्या बल है। लेकिन किस आधार पर कह रहे हैं? अगर बागी विधायक जो गोवा में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको आंकड़े को जोड़ लें तो 170 तो नहीं पहुंच रहे हैं। फिर क्या उम्मीद है क्या कि कुछ और लोग आ जाएंगे? देखिए, कल इशारों में उन्होंने कहा था कि संख्या बल हमारे पास है और भी आ सकते हैं, लेकिन निर्दलियों को भी अगर मिलाया जाए तो संख्या बल बढ़ जाती है। और अमूमन देखिए, राजनीति में निर्दलीय बड़ी भूमिका अदा करते हैं नंबर गेम में। तो जिसके साथ सरकार होती है वो उनके साथ चले जाते हैं। जब 7-8 यहाँ पर हैं तो जाहिर है जब सरकार बनाने की नौबत आएगी तो कई सारे जो निर्दलीय विधायक हैं उनसे भी तो संपर्क साधा गया होगा। तो जब संख्या जिसके साथ दिखाई पड़ती है वो उसकी तरफ फ्लो है। इसीलिए किसी आधार पर उन्होंने ये दावा करके कहा कि हमारे पास तो 170 है और ये विधानसभा में दिखाई पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आशुतोष, इस पूरी खबर पर दर्शकों तक अपडेट साझा करने के लिए। और साथ ही सौरभ अख्तारिया मुंबई से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र का सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने पहली बार हालिया घटनाक्रमों को लेकर खुलकर बातचीत की है और आज तक पर आपको हम दिखाते हैं सीएम शिंदे का यह पहला सुपर सॉलिड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस पद पर, इस कुर्सी पर आप जो आज बैठे हो, क्या पहली प्रतिक्रिया है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार जो है उसकी जीत है। हमारे गुरु जो धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने जो कुछ आदर्श जताया है उसकी भी जीत है। और इसमें जो मेरे साथ 50 विधायक जो है, जो मेरे साथ रहे एकजुट होकर, ये उनकी भी जीत है। लोग अपोजिशन से रूलिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन हम लोग और हमारे साथी सत्ता में से बाहर हो गए, क्योंकि एक आइडियोलॉजी, एक बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व और एक विचारधारा और इस राज्य का विकास, मेरे जो साथी एमएलए है, विधायक है, उनके चुनाव क्षेत्र का विकास, ये अहम मुद्दे जो है ये लेकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राज्य का विकास करने आप इस पद पर अब बैठे हुए हैं, आपने कमान संभाली है, लेकिन साथ में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी होंगे। कभी लगा नहीं था कि वो डिप्टी सीएम बनकर आपके साथ काम करेंगे? क्या आपको कभी इसका अंदेशा था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे और मैं मंत्रिमंडल से बाहर रहकर उनको, सरकार को सपोर्ट करूंगा। लेकिन हमारी सबकी मंशा थी कि वो हमारे साथ रहे, मंत्रिमंडल में शामिल होकर इस राज्य के प्रगति को आगे बढ़ाए, एक मजबूत सरकार इस राज्य को मिले। लगभग उनके वरिष्ठ जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के,
उनका आदेश आया और देवेंद्र जी डीसीएम बन गए। आपको इस बारे में कब पता चला? जब मैं उनके सागर निवास स्थान पर था तभी उनको मैसेज आया उनके पार्टी के वरिष्ठों का, और उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद पर बिठाया है उनका आदेश मुझे अंतिम है, पालन करना आदेश का, ये मेरा कर्तव्य है। कहीं ना कहीं आज उद्धव जी भी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर यही साकार करना था तो बीजेपी ने इसे पहले हमारे साथ हमारी बातें मान ली होती तो और राजी खुशी बहुत अच्छी तरीके से ये हो सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। हम लोगों ने कौन सा दूसरा रास्ता अपनाया है? हम लोगों ने वही रास्ता अपनाया है जो पहले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति थी, अलायंस था। हम लोग चुनाव लड़े अलायंस में, और आज हमारा जो शिवसेना गठ है जो 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोग हमारे साथ है। विधिमंडल में लेजिस्लेटिव पार्टी शिवसेना है, और निश्चित रूप से हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक मजबूत सरकार यहाँ पर बना रहे। हम लोगों ने ऐसा कोई भी दूसरा गलत कदम नहीं उठाया है। लेकिन उद्धव जी तो कह रहे हैं कि शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं है, शिवसेना हमारी पार्टी है। अभी मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, योग्य समय पर जरूर कहूंगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि सारी बाधाएं दूर हो गई है, शिवसेना बनकर आप इस सरकार में शामिल हुए हैं और ये सरकार ऐसे ही आगे चलेगी अगले 2.5 साल तक? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि हमारे पास 50 विधायक है और भारतीय जनता पक्ष के पास लगभग 115 से 120 है। ये थम्पिंग मेजोरिटी वाला सरकार जो 170 के ऊपर है और जिसके पास मेजोरिटी होती है वो सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करता है। एक मजबूत सरकार इस राज्य को मिला है जो आम जनता के दिल का सरकार है, उनके मन का सरकार है, नेचुरल अलायंस है। हम बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे, डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे। इस राज्य में जितने भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्टों को हम लोग निर्धारित समय पर पूरा करना चाहते हैं, और इस राज्य के हर एक घटक जो है उसको हम लोग न्याय देने वाले, उसकी ये कोशिश हमारी सरकार की है। आपने एनसीपी और कांग्रेस पर कई सारे आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार जो बनी है ये ईडी की सरकार है, यानी एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। इसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे जो विधायक है, जो 50 विधायक एक अलग भूमिका स्वीकारते हैं, अलग एजेंडा स्वीकारते हैं और सत्ता में से बाहर हो जाते हैं। लोग सत्ता छोड़ते नहीं, लेकिन हम लोगों ने सत्ता छोड़कर बाहर गए, सत्ता के बाहर चले गए। इसका कारण क्या है? इसका सभी लोगों ने आत्म परीक्षण करना चाहिए। जो 2.5 साल में उनको जो अनुभव आया है, वो ये अनुभव जो आया है, विधायक जो लोग हैं उनको एक्सपीरियंस आया है, और इसीलिए उन्होंने एक अलग रास्ता जो है, एक अलग रास्ता ढूंढा है उन्होंने। और निश्चित रूप से हर एक के चुनाव क्षेत्र में कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, वही चाहता है, वही उनकी मांग थी, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। सरकार में होने के बावजूद उनको ये नहीं संभव था करना, इसलिए वो हम लोग साथ हो गए, और अभी हम सरकार बन गया है, और निश्चित रूप से ये मजबूत सरकार इस राज्य की जनता को न्याय देगा। एक आरोप का तो उत्तर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, अच्छी तरह आप उसको जवाब दे सकते हैं। आरोप ये हो रहा है कि धनशक्ति का उपयोग कर बीजेपी ने ये सरकार बनाई है। यह आरोप उन विधायकों पर है जिन्होंने आपका समर्थन दिया है। देखिए, ये सब फिजूल की बातें हैं, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये जो विधायक है 3-3, 4-4 लाख लोगों में से चुनाव जीते हुए है। ये विधायक अपने अपनी जगह पर बहुत मजबूत है, दबंग है। उनकी एक वहां पर चुनाव क्षेत्र में उनका एक स्थान है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, हमारी कोशिश थी लगातार
कि इसमें से कुछ रास्ता निकले। जो अन्याय हो रहा था उनके ऊपर, चुनाव क्षेत्र में उनको फंड्स नहीं मिल रहे थे, उनके खिलाफ हमारे महाविकास आघाड़ी के सरकार के कुछ लोग काम कर रहे थे। आगे 2.5 साल के बाद चुनाव जीतना असंभव हुआ था उनको, और हम लोगों ने बार बार कोशिश की कि इसमें से कोई रास्ता निकले, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं मिली, और इसीलिए ये रास्ता लोगों ने चुन लिया है। ये बहुत मजबूती से एकजुट होकर हमारे साथ रहे। कई कोशिशें उन्होंने की सामने से, कोर्ट का मामला, कानूनी पेचीदा, आज भी कोर्ट की कोशिश की सुबह। हमारे पास मेजॉरिटी है, डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, इसके आगे इसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है, और हम लोग ये सब रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। अब क्योंकि शिंदे शाही की सरकार बनी है, सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, क्या क्या काम, एजेंडा आपके आंखों के सामने? शाही की सरकार नहीं है, ये आम जनता की सरकार है। यही मैं कहूंगा, जो जनता को चाहिए वही हम देंगे। ये हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट, इस राज्य के सर्व विभाग का विकास, यही हमारा एजेंडा है। किसानों को न्याय देना। आज स्वर्गीय वसंतराव नाइक जी की जयंती है, कृषि दिन कहते हैं आज के दिन को, और इस दिन में आपको मैं यही कहूंगा, किसानों को उनके लिए योजनाएं दो, उनको मजबूत करो, उनके खुद के पैर पे खड़ा करो, और यहाँ पर किसान आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र बन जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। क्या आगे भी उद्धव ठाकरे जी को साथ में लाने की, रिकंसिलिएशन करने की कोशिशें जारी रहेगी? अभी तो हम लोग जो हमारी सरकार है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बना रहे, एक मजबूत सरकार राज्य को देंगे। फिर आगे जैसे जैसे होता है देखते जाइए, और आगे के जो भी निर्णय है, हमारे 50 विधायक जो हैं उनसे बातचीत करके ही अगला हर कदम हम लोग उठाएंगे। शिवसेना पार्टी के संविधान के हिसाब से शिवसेना पक्ष प्रमुख अभी उद्धव ठाकरे है, क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना पक्ष प्रमुख बनने की कोशिश करेंगे? ऐसी हमारी कोई कोशिश नहीं है, इतना ही मैं इस वक्त कहूंगा। धन्यवाद। तो ये थे एकनाथ संभाजी शिंदे, राज्य के मुख्यमंत्री, और बेबाक तरीके से सभी सवालों के जवाब देते हुए एक्सक्लूसिव आज तक से बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। तो एकनाथ शिंदे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। देखिए, दक्षिण पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में सरकार की वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब दक्षिण भारत की तरफ कदम बढ़ाया है। बीजेपी की नजर तेलंगाना पर है, जहां अगले साल चुनाव होने, और आज से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जहां पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री कार्यकारिणी में शामिल होंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। कल हैदराबाद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी होनी है, और 2 दिनों की बैठक में आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और पारित भी होना है। बीजेपी के टारगेट पर एक बार फिर वंशवाद की राजनीति रहने वाली है। जेपी नड्डा जी, आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या प्रोग्राम है, क्या? देखिए, यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, आज पदाधिकारियों की बैठक है, जनरल सेक्रेटरी मीटिंग है, और परसों बहुत बड़ी जनसभा है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी एड्रेस करेंगे। आप ये देख रहे हैं हुजूम, हैदराबाद की सड़कों पर और तेलंगाना में हर जगह एक जोश है, एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है, और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बनाया है, यह मुझे दिख रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि क्या जवाब देंगे आप टीआरएस की सरकार को, जब इतना सा हुजूम देख रहे हैं नेशनल, अपने म्युनिसिपल इलेक्शंस के बाद, बाई इलेक्शन के बाद, एक के बाद एक बीजेपी ने विक्ट्री हासिल की है, तो अभी क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहूंगा कि केसीआर को, कि जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं, अपने विरोधियों को दमन कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार जिस तरीके से पनपा हुआ है, लोगों में बहुत नाखुशी है, लोग बहुत दुखी हैं, त्रस्त हैं, और जल्द से जल्द इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं, और वो अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए आतुर हैं।
तो ये 2023 के असेंबली इलेक्शन में क्या उम्मीद रखेंगे बीजेपी? निश्चित रूप से टीआरएस को लोग अलविदा कहेंगे, केसीआर को लोग अलविदा कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और आशीर्वाद देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए रुक करते हैं, हैदराबाद चलते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 18 साल के बाद हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, अपने आप में दक्षिण भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत के लिए। और दक्षिण भारत में आप याद कीजिए कि 2008 के अंदर पहली बार जो है कर्नाटक के अंदर सरकार बनी थी और अब बीजेपी को लगता है कि अगर कहीं फर्टाइल लैंड है साउथ के अंदर, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा के बाद तो तेलंगाना है। और तेलंगाना के अंदर जिस तरीके का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिला था, 17 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। उसके बाद जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। यहां से उनके लगातार विधायक बने हैं। एक वित्त मंत्री जो है केसीआर सरकार के, वो भी छोड़कर आए थे, उन्होंने भी बाई इलेक्शन लड़ा और वो जीते। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो मिशन है वो अब तेलंगाना है और तेलंगाना को लेकर बीजेपी ने पूरी तरीके से रणनीति बना ली है। 119 विधानसभाओं के अंदर जो है बीजेपी के 119 नेता गए हैं, लगभग 3-3 दिन का समय दे रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशनल लोगों से मिल रहे हैं और बीजेपी की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा के बारे में बता रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि तेलंगाना को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से अपनी रणनीति बना चुकी है और बीजेपी को लगता है कि 2023 के अंत में जब तेलंगाना के चुनाव होंगे तो यहाँ पर बीजेपी का कमल खिल जाएगा। तौर पर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। तो हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी साझा कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान उदयपुर की बात करते हैं, क्योंकि उदयपुर हत्याकांड में आज से एनआईए की जांच शुरू होनी है और इसके लिए चारों आरोपियों को आज जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेश किया जाना है, जहां जांच एजेंसी इनके रिमांड की भी मांग करेगी। और इस बीच उदयपुर में तनाव के मद्देनजर आज भी इंटरनेट सेवा बंद है। कल राजस्थान समेत देश के दूसरे राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। कल हिंदू संगठनों ने जयपुर में बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। तो ये 4 तस्वीरें देखिए, राजस्थान पाली, सीकर, कानपुर, बोगाईगांव और असम की ये तस्वीरें हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता देव अंकुर जुड़ चुके हैं। देव, अभी ताजा हालात क्या हैं? कई जगह हम लगातार विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं क्योंकि उदयपुर की हत्याकांड ने देश को गुस्से में भर दिया है। अभी किस तरह का माहौल राजस्थान के अंदर इंटरनेट सेवा पर, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो अभी क्या गतिविधि? देखिए, आज चौथा दिन है कन्हैयालाल की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई उसके बाद, और थोड़ी सी यहाँ पर जो है ढील दी गई है। आज बताया जा रहा है कि 4 घंटे के लिए जो कर्फ्यू है, जो हालात इतने टेंस थे, कर्फ्यू में 4 घंटे की छूट दी जाएगी और लोग बाहर निकलकर जो जरूरत की चीजें हैं वो खरीद सकते हैं। पर पूरे प्रदेश में सिवाय कुछ जिलों को छोड़कर इंटरनेट बंद है। जो राजस्थान की पुलिस है उसका कहना था कि वो कोऑपरेट कर रही है एनआईए के साथ। जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी तक 4 आरोपियों को, जिसमें 2 मुख्य आरोपी हैं मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद, की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज एनआईए कोर्ट में जयपुर में अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल से आरोपियों को ले जाया जाएगा, वहां पे उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद जो सघन तरीके से पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करना चाहती है एनआईए वो करेगी। मेरी बात हो रही थी जो इस पूरे मामले में चश्मदीद गवाह हैं, कन्हैयालाल की दुकान पर बिल्कुल। 2 लोग। देवंकुर, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। जी हां, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, स्पाइस जेट का यह विमान बताया जा रहा है। जी हां, स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। जबलपुर जा रहे विमान की हालांकि सुरक्षित लैंडिंग हुई है। ये राहत भरी खबर, केबिन से धुआं निकलने की सूचना और उसके बाद से ये एक्शन लेना पड़ा। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग दिल्ली में करानी पड़ी है। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जबलपुर ये विमान जा रहा था और केबिन से धुआं निकलने की जानकारी के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है राजधानी दिल्ली में और स्पाइस जेट का ये विमान बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, स्पाइस जेट के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा है और जबलपुर ये विमान जा रहा था, सुरक्षित लैंडिंग है, ये एक राहत की बात है। तो विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान को उतारा गया
आनन फानन में, क्योंकि केबिन से धुआं निकलने की जानकारी मिली और इसके बाद से केबिन क्रू ने फैसला किया कि इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाए। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और जबलपुर जा रहा था ये विमान, दिल्ली वापस लौट कर आया और इसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि विमान में धुआं दिखने के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया गया। जबलपुर जा रहा ये विमान, इसको वापस दिल्ली लेकर आया गया और इसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और स्पाइस जेट का ये विमान बताया जा रहा है। तो स्पाइस जेट के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है और स्पाइस जेट की जो ये विमान है वो दिल्ली वापस लौटा। जबलपुर जा रहा था ये विमान और केबिन से धुआं निकल रहा था। केबिन से धुआं निकलने पर यह इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लेना पड़ा। विमान के सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। राहत की खबर यह है, गनीमत की बात यह है कि सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। केबिन से धुआं निकलने पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है स्पाइस जेट के विमान। एक बार फिर से ये बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा दें, क्योंकि स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है दिल्ली में। जबलपुर जा रहा है ये विमान, दिल्ली आया और इसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर, विमान में धुआं दिखने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग का ये फैसला लिया गया। केबिन से धुआं निकलने की जानकारी मिली है और उसके बाद से आनन फानन में फैसला, लेकिन विमान के सभी यात्री सुरक्षित हैं पूर्ण रूप से, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो ये एक राहत की खबर, ये गनीमत की खबर, क्योंकि स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है राजधानी दिल्ली में और बताया जा रहा है कि यह विमान जबलपुर जा रहा था, इसको दिल्ली वापस लौटना पड़ा, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और ये देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं, ये तस्वीरें भी आ गई हैं, आप देख सकते हैं स्पाइस जेट के विमान के अंदर की तस्वीरें, जहां किस तरह से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया और केबिन से धुआं निकल रहा था और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जबलपुर जा रहा था ये विमान, इसको दिल्ली वापस ये लौटा और इसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें, जहां स्पाइस जेट के विमान के अंदर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यात्री परेशान है और धुएं का आपको ये जो चित्र है, वो तस्वीर है, वो आप इससे महसूस कर सकते हैं किस तरह से यात्री जो है हाथ में जिसके जो भी है मैगजीन है उसका सहारा ले रहे हैं धुएं से बचने के लिए।